मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो इतिहास का पेपर होता है, आधुनिक विश्व का इतिहास, इससे संबंधित जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने ये। तो इसमें क्या कवर करनी है अपन, जो 10 छोटे वाले लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे वो प्रश्न इसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। साथ के साथ मैं आपको कवर करवाऊंगा इसके अंदर जो आपको दो लघुतरात्मक प्रश्न करने होते हैं वो। तो इस वीडियो को देखोगे तो लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक आपको देखना है। साथ के साथ मैं आपको बताऊं, आप में से काफ़ी बच्चे क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न, गुट निरपेक्षता क्या होती है। तो जो गुट निरपेक्षता है वो 100 देखो क्या हुआ था शीत युद्ध में, जब आपको पता है दो शक्तियों में बट गया था। एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ जो अमेरिका था। एक तरफ जो अमेरिका के साथ तरफ से लड़ने वाले लोग थे और दूसरी तरफ सोवियत संघ या आज के टाइम पे जो रूस है उसकी तरफ से लड़ने वाले देश थे। लेकिन भारत, जो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक कूटनीति चलाई कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं होंगे, हम अपनी निरपेक्षता के साथ रहेंगे। मतलब हम ना तो अमेरिका का साथ देंगे और ना ही औपचारिक रूप से रूस का साथ देंगे, हम किसी का भी साथ नहीं देने वाले हैं। तो उस समय 3 देशों के सबसे बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के, ठीक है, और मिस्र के नासिर नेता और इंडोनेशिया के नेता। तो इन्होंने मिलकर, 3 देशों ने मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक शुरुआत करी, एक दल की शुरुआत करी, जिसमें अब लगभग 120 देश हैं वो ऐड हो चुके हैं। पहले इन तीन देशों ने इस ग्रुप की शुरुआत करी थी। इसकी जो मुख्य उत्पत्ति है वो अप्रैल 1945 में इंडोनेशिया के बोडुंग सम्मेलन में हुई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, ये प्रश्न वैसे भी काफी बार पूछा जा सकता है, गुट निरपेक्षता पर टिप्पणी कीजिए। लेकिन इस गुट बनाने की मुख्य उद्देश्य यही था कि हम किसी भी एक देश का साथ नहीं देने वाले, हम अपना गुट निरपेक्षता अलग रखेंगे। दूसरे वाला प्रश्न है, अफ्रीका में ब्रिटेन के 3 उपनिवेशों के नाम लिखिए। तो देखो सबसे पहले उपनिवेश क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। जो पहले भारत भी एक उपनिवेशी देश था, मतलब जिन देशों पर दूसरे देश राज करते हैं, जैसे भारत पर अंग्रेजों ने राज किया तो भारत भी एक उपनिवेशी देश था। तो उसी प्रकार से जो अफ्रीका के 3 ऐसे कौन से देश पर जिन पे अलग अलग देशों ने राज किया है, तो पहला घाना, नाइजीरिया और जॉर्जिया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब अगले नंबर क्वेश्चन है, लियोनार्डो द लिची के द्वारा 2 चित्रों के नाम बताइए। तो लियोनार्डो द लिची का प्रश्न इसी बार 2024 में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, अभी इसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो उसमें पूछा गया था। तो उसका क्या उत्तर होगा, मोनालिसा और द लास्ट सफर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाना है। अगला प्रश्न है मेकियावेली। तो मेकियावेली के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो मेकियावेली है ना, कौन था, जो एक बहुत ही राजनीतिक चिंतक रहा था। तो मतलब राजनीतिक चिंतन मतलब जिसने राजनीतिक विज्ञान के ऊपर अपने विचार रखे हों कि वर्तमान समय में कैसी राजनीति करनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। तो उनकी जो रचना है द प्रिंस, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही है और उनकी कुटिल राजनीति के लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मेकियावेली का प्रश्न भी आया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाए जा रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग की खोज के 2 परिणाम लिखिए। तो समुद्री मार्ग की खोज के 2 परिणाम क्या लिखने। अब यह प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो समुद्री मार्ग के खोज के क्या परिणाम हुए भाई। एक तो सबसे बड़ी बात है, यूरोप है वो वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। क्या हुआ, यूरोप के लोग अलग अलग देशों की खोज करने लगे। जैसे वो भारत के अंदर आए तो भारत से मसाले वो कपास लेकर गए, उधर वो अमेरिका की तरफ गए तो वहां से खनिज वगैरह लेकर आए, अफ्रीका में गए तो वहां पर उनके पास बहुत ज्यादा बहुमूल्य रत्न व खनिज थे। तो उनको जो व्यापार था, उनके पास जो चीजों की कमी थी, वो उनका क्या हुआ, उनका विकास हुआ। साथ के साथ इन्होंने अपनी जो जहाज सेना है वो नौसेना का इन्होंने विकास किया, बहुत ही विकसित अपनी सेना बना ली, इससे उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। अगला क्वेश्चन है,
जो प्रोटेस्ट धर्म से आप क्या समझते हो और इसके संस्थापक कौन थे? तो देखो, प्रोटेस्ट धर्म व धर्म सुधार आंदोलन का विरोध तथा कैथोलिक धर्म के प्रचार करने में जेसुइट संगठन की स्थापना हुई थी। तो देखो, जो आप सब जानते हो, जो मार्टिन लूथर है उसके द्वारा प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसकी शुरुआत करी गई, जो कैथोलिक धर्म का विरोधी था। लेकिन उसके बाद क्यों की गई मार्टिन लूथर में? इसलिए क्यों की गई क्योंकि बहुत ज़्यादा पाखंडवाद फैल चुका था, बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग अंधविश्वासी हो चुके थे, पादरी है और जो पोप हुआ करता था वो भ्रष्टाचारी हो चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई। जो कैथोलिक धर्म के जो विचार थे, जो पादरी है, जो पोप होता था, उनके विचारों से विरोधाभासी विचारधारा रखते थे और जो बाइबल को मानते थे, इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना करी। लेकिन जो फिर क्या हुआ, कैथोलिक धर्म, उसमें भी धर्म सुधार होना शुरू हो गया और उसके लिए एक संगठन बनाया गया, जेसुइट संगठन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मूर के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहां से जरूर से डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मूर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर थॉमस मूर इंग्लैंड का प्रसिद्ध विद्वान था जिसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो जो सर थॉमस मूर है वो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहा था जिसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये भी देख सकते हो आप, सेकाट यूनिवर्सिटी में कितनी बार पूछा गया, 2019, 2020 में, और उसके बाद में भी 2022 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इटली के वक्त में जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भगत सिंह का योगदान रहता, वैसे ही इटली के एकीकरण के अंदर जो मैगजनी नामक एक युवक होता है, एक मतलब स्वतंत्रता आंदोलनकारी होता है, उसका योगदान रहता है। उसके द्वारा मार्सेल्स शहर में 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी और इस संस्था ने इटली के एकीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र के विचारों का यहाँ पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करके चले जाना। अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद का क्या अर्थ है? तो आप सब जानते हो, जो जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जैसे अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, वहां से एक नई विचारधारा निकल के आई, मानवतावाद। तो आप मानवतावाद से क्या समझते हो, इस पर आपको टिप्पणी की करनी है। मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना व मानव जीवन को सुख व उन्नत बनाने का प्रयास करना ही मानवतावाद है। मतलब मानवतावाद का अर्थ यही होता है कि आप मनुष्य का जो जीवन है उसको उन्नत बनाना, उसकी जो समस्याओं का समाधान करना। पहले क्या हुआ करता था, सामंतवाद की जो विचारधारा होती थी, इसमें जो अमीर लोग या जो जमींदार लोग होते थे वो अपने से नीचे जो कृषक या गरीब लोग होते थे उनको मनुष्य भी नहीं मानते थे, उन्हें एक तरीके से पशुवत आचरण किया जाता था। उसके बाद में जब सामंतवाद की विचारधारा को जब खत्म कर दिया गया, जमींदारवाद खत्म हो गया, तब मानवतावाद का विचारधारा निकल के आती है, जिसका अर्थ यही होता है कि हर मनुष्य के पास स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार भी होते हैं। तो जो मौलिक अधिकारों की जो विवेचना है वो आगे जाकर मानवतावाद से ही आगे जाकर मौलिक अधिकारों की विवेचना निकलती है। 10वां नंबर प्रश्न है, पुनः जागरण से आप क्या समझते हो? अब ये प्रश्न भी आप देख सकते हो, 2 बार पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में सांस्कृतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई, जिसे क्या कहते हैं, पुनः जागरण कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपको बता देता हूं क्या होता है। 14वीं शताब्दी के आसपास जो ईसाई धर्म होता है यूरोप के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा पाखंडवाद फैल जाता है, बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल जाता है। जो पादरी होते हैं, कैथोलिक धर्म के पादरी होते हैं, जिनको पोप बोला जाता है, सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं कैथोलिक धर्म के, ईसाई धर्म के, वो क्या बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। तो उसी के विरोध में जो पुनः जागरण आंदोलन की शुरुआत होती है, जहां शिक्षा में, विज्ञान में, साहित्य में, हर क्षेत्र में विकास होता है। और इसी पुनः जागरण आंदोलन ने यूरोप की जो कायाकल्प पलट दी और उसके बाद में जो यूरोप है उसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। तो जो आप देखते हो, जो पुर्तगाली कंपनी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अलग अलग जो नीदरलैंड की कंपनी जो पूरी दुनिया में जाकर व्यापार करती हैं, उसके पीछे जो मुख्य कारण जो रहता है वो कौन सा था? पुनः जागरण आंदोलन ही था। अब काफी बच्चों का सवाल यही रहता है कि सर हमें जो हिस्ट्री से संबंधित जो निबंधात्मक प्रश्न है वो कहाँ से करने हैं, तो मैं अभी बता दूंगा आपको कहाँ से करने हैं।
आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जाके सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। तो आपने जैसे सर्च करोगे तो स्पेलिंग यही आप अच्छे से देख लेना, यूनिवर्सिटी चैंपियन। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपने जैसे क्लिक करोगे तो सर्च होगा, तो आपके सामने देखो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो खुलेगा, सबसे पहले देखो इतिहास का जो वीडियो है ये अभी मैंने डाला है थोड़ी देर पहले, जो पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बीए सेकंड सेमेस्टर आधुनिक विश्व का इतिहास, इसमें अभी तो सिर्फ 2 ही वीडियो हैं, ये दोनों वाले। आगे जाकर इसमें मैं कम से कम 5 से 6 वीडियो और आने वाले हैं, अभी डाल दिए जाएंगे थोड़ी देर में। डाल तो पहले से रखें। यहाँ पर आपके सारी चीजें मिल जाएंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। अब अगला आप क्वेश्चन पढ़ते हैं स्वेज नहर। तो स्वेज नहर का प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। देखो स्वेज नहर क्या होती है, भूमध्य सागर व लाल सागर के बीच में स्वेज नहर है, वो यहाँ पे लाल सागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो इनके बीच से निकलती है, जिसका निर्माण 1858 में फ्रांसीसी फर्डिनेज के द्वारा किया गया था। आज यह लगभग 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी व 64.5 मीटर गहरी है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ने पूछकर 2024 का जो पेपर हुआ था बीए सेकंड सेमेस्टर का, उसमें पूछा गया था फर्नांडीज कौन था। तो फर्नांडीज था वो स्वेज नहर का निर्माता था। और स्वेज नहर वो कहाँ से निकलती है, लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच से निकलती है। अगले वाला प्रश्न है पुनः जागरण आंदोलन। पुनः जागरण आंदोलन में स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है कौन से भवन है जिसका निर्माण हुआ था। तो पुनः जागरण स्थापत्य कला के अंदर जो रोम में निर्मित संत पीटर का जो गिरजाघर है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जो संत पीटरसन का जो गिरजाघर है जिसे माइकल एंजेलो तथा राफेल ने बनाया था। तो इस बार ये प्रश्न कैसे पूछा गया था, माइकल एंजेलो पर टिप्पणी कीजिए। तो माइकल एंजेलो कौन था, जो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार व भू निर्माण करता था, स्थापत्य कला का निर्माण करता था, जिसने सेंट पीटर का गिरजाघर बनाया था। तो ये प्रश्न उल्टे भी पूछे जा सकते हैं। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। लियोनार्डो द लिची के 2 प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। तो लियोनार्डो द लिची के द्वारा मोनालिसा द लास्ट सफर नामक 2 प्रसिद्ध चित्र बनाए गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यूथोपिया के रचयिता कौन है और वो कहाँ के निवासी था। तो यूथोपिया का जो रचयिता है उसका कौन था, थॉमस मूर था। और वो कहाँ का निवासी था, वह इंग्लैंड का निवासी था। चलो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर क्यों प्रसिद्ध है। तो जर्मनी का जो सबसे प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट होता है, मतलब मार्टिन लूथर ने जो पुनः जागरण आंदोलन है उसकी नींव रखी थी, ईसाई धर्म के अंदर सुधारों में उसने ही किया था। और उसी के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की गई थी, जो ईसाई धर्म की एक विपरीत विचारधारा थी। ठीक है, उसने यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करी थी। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पोप के द्वारा पोप विमोचन पत्रों से आप क्या समझते हैं। तो पोप विमोचन पत्र जो धन के बदले, देखो एक क्या हुआ था, जब धार्मिक युद्ध शुरू हुआ था, क्रूसेड या धर्म युद्ध शुरू हुआ था, तब क्या हो गया था, जो यूरोप के जितने भी चर्च थे उनके पास पैसे की कमी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक पाप विमोचन पत्र लॉन्च किया, जिसमें क्या एक लेटर लिखा गया और उन लेटरों में कुछ लाइनें लिखी गई थी बाइबल की, और उसमें लोगों को ये कहकर वो बेचे जा रहे थे कि अगर आप इन पाप विमोचन पत्रों को खरीद लेते हो तो आपको क्या है कि आपके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके विरोध में सबसे पहले मार्टिन लूथर खड़ा हुआ था और उसने इन सब चीजों का विरोध करना शुरू किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाप विमोचन पत्र क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन प्रभाव क्या था। तो 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा विटन्सबर्ग में पोप के एजेंट टेटजल द्वारा बेचे गए पोप विमोचन समापत्रों का विरोध करना था। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर के 2 सिद्धांतों को बताइए। तो मार्टिन लूथर के 2 सिद्धांत क्या थे। पापों से मुक्ति नहीं, वह भी गलती कर सकता है। पोप, हाँ देखो उसमें क्या कहा गया था कि पोप है ना, जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, कैथोलिक धर्म का, उसके बारे में मार्टिन लूथर ने यही कहा था कि पोप इस ईश्वर का, पोप क्या होता था, वो बताते थे कि वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे बोलते कि वो भी एक प्रकार का ईश्वर ही है। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि पोप ईश्वर नहीं है, आप पोप की सारी बातें मानकर पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो सकता है कि कभी कभी पोप भी गलती कर दे।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति केवल ईश्वर कृपा से ही मिल सकती है। मतलब अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और भगवान की भक्ति से ही, ईश्वर की कृपा से ही आपको क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रतीक धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने वाली संस्थाओं के नाम लिखिए। तो कौन से थी, ट्रेड काउंसिल, जेसुइट संघ व धार्मिक न्यायालय। मतलब ये क्या हुआ था, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो कैथोलिक धर्म था उसके अंदर सुधार करने की कोशिश की गई थी। तो वो कौन सी संस्थाओं के द्वारा की गई थी, ट्रेड काउंसिल के द्वारा, जेसुइट संघ के द्वारा व धार्मिक न्यायालय के द्वारा की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामंतों के 2 कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो जो सामंत होते थे उनके क्या क्या कर्तव्य होते थे। सामंतों को अपने लॉर्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था तथा उसे अपने लॉर्ड को वित्तीय सहायता देनी पड़ती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, काली मौत क्या थी। तो देखो, मध्य यूरोप के अंदर जो आज के समय जो अपने माता का जो रोग बोलते हैं ना, उसे ही काली मौत की महामारी फैली गई थी 1348 से 1351 के बीच में, जिसके अंदर क्या हो गई थी, लगभग आधा यूरोप है उसकी जनसंख्या क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी। जैसे आज के समय में कोरोना महामारी फैली थी ना, वैसी ही महामारी यूरोप के अंदर 14वीं शताब्दी के अंदर फैली थी, जिसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, सामंत प्रथा के 2 लाभ बताइए। तो ये प्रश्न देख सकते हो आप, कितनी बार पूछा गया है। तो यूरोप के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने, सामंत प्रथा के 2 लाभ क्या थे। एक तो यूरोप के अंदर शांति व्यवस्था है वो फैल चुकी थी, तथा निरंकुश व स्वेच्छा जो राजाओं पर नियंत्रण हो गया था, और उनकी जो शक्तियां वो भी क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी। अब बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूंजीवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो पूंजीवाद की 2 विशेषताएं क्या है, इससे पूंजी की उत्पादन के उपकरणों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता था। मतलब पूंजीवाद वही होता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और जो पैसे वाले लोग, अमीर लोग होते हैं, वो पूरी दुनिया पर आज के समय क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वही पूंजीवाद कहलाता है। और इससे क्या, राज के नियंत्रण से मुक्ति होती है। मतलब इससे क्या होता है, राजा का ज्यादा नियंत्रण नहीं होता, बल्कि अमीर लोग ही पूरी दुनिया पर राज करते हैं। बोस्टन टी पार्टी, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप जरूर से देख लेना। 24 नंबर क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हो। तो 1773 ईस्वी में अमेरिकियों द्वारा अंग्रेजों की जहाजों पर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंकने की घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो गया था, अमेरिका में चाय बेचने का जो अधिकार वो मिल गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले चाय पर कोई किसी प्रकार का कोई कर नहीं था, लेकिन बाद में कर लगा दिया गया था। तो अमेरिकी लोग इस बात से खुश नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं, बोस्टन नामक एक जगह होती है, बंदरगाह होता है, वहां पर जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी की 4 से 5 जो माल जहाज आते हैं, जहां पर चाय लदी हुई थी, वहां पर कुछ विद्रोही पहुंचते हैं, और उन मालगाड़ियों में लदे हुए सारी चाय को समुद्र में फेंक देते हैं। तो इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद में अमेरिका और जो ब्रिटेन है उनके बीच में बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, 95 प्रश्न किसने लिखे थे। तो 95 प्रश्न किसके द्वारा लिखे गए थे, मार्टिन लूथर के द्वारा लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, रोब स्पेयर किसके द्वारा कौन था। तो मैक्मिलियन रोबस्पियर एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक था। इसने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप देख के चले जाना। 27 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किस राज्य का नेतृत्व हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रसा राज्य का नेतृत्व हुआ, जिसमें बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। 28 नंबर क्वेश्चन है, sun यात-सेन कौन था। तो हम सब जानते हैं sun यात-सेन को चीन का राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर sun यात-सेन चीन के राष्ट्रीय आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता हुए थे, जिन्होंने 1905 में जापान में हुई तुंगमेग हुई नामक एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन्हें चीन का राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है। तुंगमेग हुई नामक एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी, और इनके द्वारा वहां की जो डेन जो साम्राज्य था उसको उखाड़ फेंक दिया गया था इनके द्वारा, और ये चीन के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं उसके बाद में।
29वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो रूस में 1917 में हुई बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा व दिशा को नियंत्रित किया था। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि रूस में 1917 में हुई एक प्रकार की क्रांति थी। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्यूबा संकट। तो क्यूबा संकट क्या होता है? क्यूबा मिसाइल इजराइल संकट के नाम से जाना जाता है। देखो क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में अमेरिका और जो रूस के बीच में टकराव होता है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो क्या करता है, क्यूबा नामक जगह होती है जो वहाँ पर अफ्रीका में, वहाँ पर अपनी सारी मिसाइलें लगाकर रख देता है ताकि वो अटैक कर सके अमेरिका पर। लेकिन क्या होता है, एक दिन अमेरिका के जो जहाज हैं वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में अमेरिका बहुत ज़्यादा अपना विरोध दर्ज कराता है। उसके बाद में क्यूबा देश से अपनी सारी मिसाइलों को हटा लिया जाता है। तो इसे कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट, जो कब उत्पन्न हुआ था? अक्टूबर 1962 में। 30वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ब्लाकी के द्वारा 1837 में किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको मेरे द्वारा करा दिए गए हैं। PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये मिल जाएगी।